हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। यूपीपीएससी ने आज बंदी रक्षक का रिटन एग्जाम कराया जिसके अंतर्गत 100 क्वेश्चन पूछे थे। उसमें से 40 नंबर के उत्तराखंड के क्वेश्चन थे और 40 नंबर की जीएस थी जिसमें रीजनिंग, कंप्यूटर वगैरह आदि इंक्लूडेड होते हैं, और 20 नंबर की हिंदी थी। तो 40-40-20 करके 100 नंबर का हो जाता है। देखते हैं आज पेपर में क्या क्या पूछा है। पहले हिंदी वाला सेगमेंट देखेंगे, पूरा कंप्लीट 100 क्वेश्चन करने वाले हैं हम, तो थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। जहाँ पर ज़रूरत होगी तो पूरी डिटेल में भी मैं चलने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, और आप लोगों को जहाँ पर समझ में नहीं आएगा आप लोग बता सकते हैं, वहाँ पर मैं डिटेल में बता दूंगा। और बादल राग कविता किस कवि की रचना है? तो ये निराला जी की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। निराला जी वही हैं हमारे छायावाद में से हैं, जो छायावाद के हम 4 पिलर ऑफ छायावाद पढ़ते हैं ना, छायावाद के 4 स्तंभ, पंत प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। तो उनमें से ही एक महत्वपूर्ण कवि ये भी हैं हमारे निराला जी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इनमें से मध्यम पुरुष सर्वनाम है। मध्यम पुरुष सर्वनाम देखिए फ्रेंड्स, मध्यम पुरुष सर्वनाम का मतलब हुआ इंग्लिश में इसको सेकंड पर्सन बोलते हैं। तू तुम करके जो आते हैं ये मध्यम पुरुष सर्वनाम में आते हैं। फिर उसके बाद इसमें अगले ऑप्शन में जो दिए हैं मैं हम करके, ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं, इसको प्रथम पुरुष बोलते हैं हिंदी में। और ही सी इट वाला जो थर्ड पर्सन होता है, यह वह वाले, वो अन्य पुरुष में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तू। अगर तुम भी होता, तू के बदले तुम भी होता, तो वो भी इसी मध्यम पुरुष सर्वनाम में आता। अगले क्वेश्चन में चले जाते हैं। इनमें से उत्तराखंड के रचनाकार हैं, तो इसमें उत्तराखंड के रचनाकार होंगे हमारे जीत सिंह नेगी जी। देखिए इनको आधुनिक गढ़वाली लोक संगीत का जनक भी माना जाता है। ये पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से हैं। और अन्य की बात करें तो हम ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा और राहुल सांकृत्य हैं, ये हमारे यूपी से हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हमारे बलिया डिस्ट्रिक्ट के हैं। ये यूपी का लास्ट डिस्ट्रिक्ट, बिहार की साइड को अगर देखें तो हम ये यूपी का पूर्व भाग, वहाँ से फिर बिहार का छपरा वगैरह स्टार्ट हो जाता है, सारण जिला उसका छपरा वगैरह वाला रीजन। तो राहुल सांकृत्यायन जी हैं हमारे आजमगढ़ यूपी के, और महादेवी वर्मा बेंगल सिटी फरुखाबाद यूपी। कहने का मतलब ये 3 लोग हैं यूपी के, और जीत सिंह नेगी जी हैं उत्तराखंड पौड़ी के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीत सिंह नेगी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को उनकी किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ये आलोक पर्व है, और इसमें कुटुज जो दिया है ना, ये भी बहुत इनका प्यारा निबंध है, इसको आप लोग पढ़िए। उसमें बहुत ही अच्छा एक मोटिवेशनल टाइप का निबंध ऐसे है, वो मतलब मज़ा आता है उसको पढ़ने में। एक पौधे की, एक फूल की कहानी है, कुटुज एक फूल होता है, काफ़ी टफ होता है वो, रफ एंड टफ की बात, रफ एंड टफ दिखाया गया है उसको, उसको आप लोग देखिएगा। बिंद्रा नामक गढ़वाली नाटक के लेखक हैं पुरुषोत्तम डोभाल जी हैं। ये ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होना कौन सा अलंकार होता है? देखिए फ्रेंड्स, ये होता है रूपक। यहाँ पर ना जैसे निषेध रहित आरोप है, तो इसके इसके बदले भेद रहित आरोप भी इसका दे सकता है। मतलब इसमें होता क्या है ना, रूपक में क्या होता है, उपमेय और उपमान में भेद करना मुश्किल हो जाता है। उपमेय और उपमान में भेद नहीं हो पाता, मतलब उसमें अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता है जहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। जैसे इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो हम चरण कमल बंद हर रही, या फिर मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, इस प्रकार से। जैसे वहाँ पर कृष्ण चांद और खिलौने में कोई अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार का जहाँ पर होता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिक्त शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। रिक्त मतलब होती है पैतृक संपत्ति की बात होती है, जहाँ पर जो विरासत में मिली संपत्ति को बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, इसका ऑप्शन सी में दिया हुआ है पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को मिलने वाली संपत्ति। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 8th वाला देखते हैं। इनमें से अज्ञ का विलोम है, ये है बिग्गी, ऑप्शन डी इसका। ये एच टी एम एल क्या है बोला तो ये है वेब भाषा है, वेब लैंग्वेज है। 10th वाला क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा इसमें भूख है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। 10 क्वेश्चन हमारे हिंदी के हो चुके हैं 20 में से, और आगे और देखते हैं हम अन्य 10 क्वेश्चन में क्या पूछा है। इनमें से प्रारूपण की विशेषता नहीं है। प्रारूपण का मतलब होता है फ्रेंड्स ड्राफ्टिंग की बात होती है यहाँ पर, लेटर राइटिंग वगैरह में आता है ये बेसिकली। तो इसमें देखिए इसकी विशेषता क्या होती है ना, इसको
सीधी सीधी लिखा जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा उसको अलंकृत करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको सीधी सरल भाषा में लिखा जाता है। तो उसी में इसने सारे ऑप्शन हो दिए हैं। एक अलग सा दिया है कि प्रारूपण की भाषा अलंकार युक्त हो, तो इसी का ये राइट आंसर हो जाएगा। इसकी विशेषता नहीं है ये, इसमें क्वेश्चन पूछा है ना कि प्रारूपण की विशेषता नहीं है, तो प्रारूपण की भाषा अलंकार युक्त हो इसने दिया है, तो ये गलत होगा। अलंकार युक्त नहीं होनी चाहिए, उसमें सीधी सीधी सी बात होती है। इसमें अन्य ऑप्शन दिए हैं ना, प्रारूपण की भाषा स्पष्ट हो, बिल्कुल सही है। प्रारूपण की भाषा विषयानुकूल हो, मतलब विषय के अनुकूल हो, बिल्कुल सही है। प्रारूपण की भाषा सरल हो, बिल्कुल ये भी सही है। उसमें अलंकार युक्त या फिर अलंकृत नहीं किया जाता है, उसको मतलब कुछ ऐसा बड़ा चढ़ा के ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। इनमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है, अनुग्रहित करके। इसमें गौ में री की मात्रा जहाँ पर लगी, ये पहला वाला ऑप्शन ही इसका सही है। इनमें अशुद्ध वाक्य है, उसे वहाँ जाना ही नहीं था, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उन्नति के मार्ग में संकट भी आते ही हैं, यही इसका गलत है। प्रकृति की सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया। देखिए फ्रेंड्स, इसमें गलत इसलिए है ना, ये सी वाला, इसमें रिपीटेशन हो रहा है, अनावश्यक इसमें शब्द आ रहे हैं बीच में, अनावश्यक शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो जैसे पुनरावृत्ति भी नहीं, मतलब अनावश्यक शब्द है उनकी जिसकी जरूरत नहीं है। उन्नति के मार्ग में संकट भी आते हैं होता तो फिर भी हम आते ही हैं, कि ही की यहाँ पर जरूरत नहीं है। अगर फिर ही अगर लगाना है तो फिर संकट भी की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर भी आ रहा है और ही भी आ रहा है, तो इसका राइट आंसर सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द नहीं है पूछा है। तत्सम शब्द नहीं है का मतलब तो वो क्या होगा फिर, तत्सम शब्द नहीं है तो तद्भव होगा फिर। इच्छु, प्रस्तर, अध्य, ये सब क्या है, तत्सम है। जोगी यहाँ पर ये क्या है, तद्भव। अब इसका तत्सम क्या होता है, जोगी का योगी होता है, योगी का जोगी तद्भव होता है और योगी होता है उसका तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। देखिए बहुव्रीहि समास होता क्या है ना, जहाँ पर अन्य पद प्रधान होता है, पहले और दूसरे पद के स्थान पर कोई अन्य पद प्रधान होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुव्रीहि समास आता है। जैसे चक्रपाणि, वीणापाणि, पीताम्बर, ये आते हैं जहाँ पर मतलब इस टाइप के एग्जाम्पल होते हैं, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। कहने का मतलब ये तीनों एग्जाम्पल बहुव्रीहि की हैं। जैसे पीताम्बर को हम तोड़ें ना, इसका समास विग्रह करें तो पीला है अम्बर, जिसका अर्थात कृष्ण के बारे में, कृष्ण को भी बोलते हैं, विष्णु को भी बोलते हैं। जैसे हम इसकी चक्रपाणि की बात करें तो चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात विष्णु को बोलते हैं, या वीणा है पाणी में जिसके, अर्थात सरस्वती। इस टाइप से जो एग्जाम्पल आते हैं तो वो बहुव्रीहि समास के होते हैं, मतलब जिनमें अन्य पद प्रधान होता है। इसमें सीधे बात नहीं हो रही है, अर्थात करके अन्य तीसरे पद की प्रधानता हो रही है। जैसे यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फिर नील गगन। इसको अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो नीला है गगनजो करके आएगा। देखिए इसमें कर्मधारय समास होगा इसका, और कर्मधारय समास में क्या आता है, उपमेय उपमान करके आता है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा नील गगन। उपमेय और उपमान जिसमें आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वार्षिकोत्सव, वार्षिक प्लस उत्सव, वार्षिकोत्सव, ये हमारा गुण संधि है। ये अ प्लस उ बराबर ओ हमारी हो जाएगी गुण संधि, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से किस शब्द में फ्रॉ उपसर्ग है। देखिए फ्रॉ उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग जो पहले लगता है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं हम, प्रत्यर्पण है। प्रत्यर्पण को अगर हम तोड़ेंगे, उसका संधि विच्छेद करेंगे या उसको तोड़ेंगे तो फिर प्रतिधन अर्पण हो जाएगा। ये यण संधि है, इसमें तो प्रति आ रहा है उसमें, तो उसमें प्र तो होगा नहीं। प्रत्येक में भी प्रतिधन एक यण संधि का उदाहरण है ये भी, तो इसमें भी नहीं आएगा। प्रस्तुत, प्रोस्त, इसमें आ जाएगा उपसर्ग प्रो, इसमें प्रतिरोध में भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बसंत की कोकिल मुहावरे का अर्थ है, बसंत की कोकिल का मतलब होता है कि कभी कभार दिखाई देना, यदा कदा प्रकट होना, इसमें इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। कभी कभी दिखाई देता है जो, वो होता है बसंत की कोकिल, उसका मतलब होता है। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें सौर सैनी भी दिया रहता है, खस अपभ्रंश भी दिया रहता है, लेकिन मैं इसमें खस अपभ्रंश के साथ जाऊंगा। देखो अब आयोग क्या आंसर देता है। वैसे इसमें अगर ज़्यादा जाएंगे तो ज़्यादा वेटेज इसका खस अपभ्रंश ही जाएगा, क्योंकि ये खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी निकली है। पहाड़ी हिंदी में भी फिर पश्चिमी पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी है। फिर मध्यवर्ती पहाड़ी से भी हम अगर अंदर जाएंगे तो उसमें फिर क्या, ये हमारी आ जाती है कुमाऊनी और गढ़वाली।
है ना। तो उसमें भी बहुत लोग अलग अलग कैटेगराइज किए रहते हैं, बट हम खस के साथ जाएंगे, देखते हैं आयोग क्या आंसर देता है। सरकार किस भाषा का है? सरकार शब्द मतलब किस भाषा का है? तो ये फारसी भाषा का है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी हिंदी हो गई है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं हम, अगले वाला सेगमेंट कौन सा आता है। हिंदी तो ठीक ठीक ही है, फिर बहुत ज़्यादा टफ तो है नहीं। अब अगला सेगमेंट आ गया है हमारा सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन। देखिए फ्रेंड्स, अभी जहाँ जहाँ पर समझाने वाला नहीं होगा ना, वहाँ पर थोड़ी मैं स्पीड भी पकड़ूंगा। जहाँ जहाँ पर समझाने का नहीं होगा वहाँ पर जल्दी जल्दी भी करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा टाइम चले जाएगा। एमएस वर्ड में नया खाली दस्तावेज खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना नया खाली दस्तावेज कहने में बड़ा अटपटा जैसा लग रहा है। इसका मतलब सीधा सा मतलब है न्यू पेज। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एन करेंगे तो न्यू पेज खुल जाता है नए पेज को खोलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है बोल रहा है। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ये मेल वगैरह भेजने का होता है। अगर क्विक हील की बात करें, हम कैस्परकी की बात करें, मैककी की बात करें, तो ये क्या है, सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ये मेल वगैरह भेजने का मतलब ये हमारा एंटीवायरस नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इंटरनेट सर्च इंजन है, गूगल तो सबसे बड़ा सर्च इंजन हुआ, इसका ए हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर आ गई हमारी रीजनिंग। यदि महीने का तीसरा दिन सोमवार है, तब निम्नलिखित में से कौन सा इस माह की 21 तारीख से 5वां दिन होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा फोकस करिए आप लोग। इसमें फोकस करना कि 21 तारीख से 5वां दिन कौन सा होगा बोल रहा है। मतलब कि 21 तारीख से 5वां दिन, 21 में हम पाँच दिन ऐड करेंगे तो यानी कि ये 26वें दिन की बात बोल रहा है। मतलब 26 तारीख को कौन सा दिन बोल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है ना, यदि महीने का तीसरा दिन सोमवार हो बोल रहा है, ये मान लेते हैं हम कि महीने के 30 दिन मतलब 3 तारीख को। यदि इस क्वेश्चन को पूछने का मतलब ये है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार था तो उसी महीने की 26 तारीख को क्या था। कहने का मतलब ये है। इस क्वेश्चन का मतलब मैं आपको बता दूं कि ये पूछना चाह रहा है कि यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार था तो उसी महीने की 26 तारीख को क्या था पूछना चाह रहा है। अब मैं 26 तारीख क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 21 तारीख से 5वां दिन बोल रहा है। 21 तारीख से 5वां दिन क्या हो जाएगा हमारा, 21 में हम 5 जोड़ेंगे तो 26 तारीख हो जाएगी। वो 26वां दिन होगा तो वो 26 तारीख होगी, है ना। तो अब हम देख लेते हैं, इसने तीसरा दिन दिया है सोमवार। देखिए अगर हम तीसरा दिन सोमवार है तो 7 दिन बाद फिर वही सेम डे रिपीट हो जाता है। हम 3 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10, 10 में फिर 7 जोड़ेंगे तो 17, फिर सोमवार करके 10वें दिन भी सोमवार होगा और 7वें दिन भी सोमवार होगा। फिर 17 में फिर 7 जोड़ेंगे, 7 7 14, 24वां दिन भी क्या होगा, सोमवार होगा। अब इसने पूछा क्या है, 26वां दिन। तो 24वां दिन क्या है, 24 तारीख को यानी कि सोमवार है तो 25 को क्या हो जाएगा हमारा, मंगल ट्यूसडे, और नेक्स्ट डे हो जाएगा क्या, वेडनेसडे। तो उसमें क्या हो जाएगा हमारा, बुधवार। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बुधवार। अगले क्वेश्चन में चले जाते हैं। देखिए ये सीरीज टाइप की है तो इसमें क्या किया है इसने, 1 + 8 करेंगे तो हम 9 आ जाएगा। और देखिए इसने 8 8 16 16 24 24 जोड़ा है, फिर लास्ट में 32 जोड़ा हुआ है। देखिए 8 1 9, 1 + 8 करेंगे, 1 + 8 9 आ जाएगा। फिर अगर हम 9 + 8 9 8 17 हो जाएगा। फिर उसके बाद 17 + 16 करेंगे तो 17 दूनी 34, उसमें से 1 घटाओ 33 हो जाएगा। फिर 33 में 16 जोड़ेंगे तो फिर इतना 49 आ जाएगा। फिर इसमें 24, देखिए 8 8 16 16 24, फिर उसके बाद 32 ऐसे जोड़ा है। फिर उसमें हम क्या 32 जोड़ेंगे, 24 जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा 49। फिर 49 में हम क्या जोड़ेंगे, 24 जोड़ेंगे। जैसे कैसे, 9 4 13 और 4 2 6 1 7, तो ये 73 आएगा। अब इसमें दोबारा से 24 जोड़ूंगा ना मैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, 24 4 3 7 और 7 2 9। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 97। अब अगर इस 97 में फिर 32 जोड़ेंगे ना तो ये 129 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प को चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता है। देखिए इसमें क्या है, AZBY, इसमें क्या किया है ना फ्रेंड्स, इसमें क्या किया है, एक बार वो
फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, एक बार बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, एक बार फॉरवर्ड में एक बार बैकवर्ड डायरेक्शन में, ऐसा हो रहा है इसमें। दो का गैप लेके जा रहा है। देखिए अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो पहले देखिए यहाँ पर पहले वाले में क्या है ए, दूसरे वाले में देखेंगे तो सी, कितने का अंतर आ गया, सी थर्ड में आएगा ना। ए फर्स्ट नंबर में क्या होता है ए, थर्ड नंबर में सी होता है। फिर यहाँ पर 5 नंबर में 1 3 5 7 ऐसे करके 9 करके बढ़ते रहेगा ये। तो जहाँ जितना जितना यहाँ पर ज़रूरत होगी इसको, यहाँ पर ए के बाद सी थर्ड में, फिर इसके बाद 5 में ई आ गया, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है जहाँ पर, तो ई के बाद सातवें में क्या आता है वो आएगा जी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी आएगा। तो जी कौन से ऑप्शन में है, जी 2 ऑप्शन में है, बी और सी। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट वाले को। फिर इसके बाद जेड एक्स क्या है, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब जैसे जेड कौन से 26 में होता है, एक्स कौन से में होता है हमारे 24 में होता है। फिर उसके बाद वी हमारा होता है 22वें स्थान पर। फिर उसके बाद 2 और कम करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। 20 में क्या होता है हमारा टी होता है, T20, तो हमारा टी आ जाएगा। इसके बाद जी के बाद टी, यहाँ पर बी वाले में देखेंगे तो एक्स आ रहा है और सी वाले में देखेंगे तो टी आ रहा है, तो यहाँ पर टी हो गया हमारा सी वाला में, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। और दूसरा पूरा ही चेक कर लेते हैं, देखते हैं बी। देखिए फिर से इसमें 2 करके फॉरवर्ड होने लग गया। बी के बाद क्या आ गया डी 4 नंबर। फिर इसके बाद 4 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा 6 नंबर में, तो 6 में क्या आता है, 6 में एफ आता है, तो ये देखिए एफ आ गया। फिर उसके बाद 6 में 8 आएगा, 8 में क्या होता है एच आता है, तो एच इसमें तीसरे नंबर में यहाँ पर ये एच आ गया है। अब इसके बाद फिर अब किसका नंबर आ गया, फिर बैकवर्ड का आ गया। फिर बैक काउंटिंग देखेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको चल रहा है। तो अब यहाँ पर क्या है वाई है, वाई किस में आता है 25। फिर 25 में से फिर -2 करेंगे तो 23 डब्ल्यू। फिर 23 में से फिर 2 जाएगा तो कितना 21 आ जाएगा। 21 में हमारा यू इसमें दिया है। अब 21 में से फिर 2 बैक काउंटिंग करेंगे, हम पीछे को आएंगे तो फिर कितना आएगा 19 में क्या आता है हमारा एस। तो ये GTHS इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अगर आपको देख नहीं रहा होगा तो मैं हटाता हूँ इसको, फिर दिखाता हूँ आपका। ये देखिए GTHS ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। देखिए फ्रेंड्स मैं इतना आराम से इसलिए बता रहा हूँ, देखिए अधिकतर लोग बताते नहीं है रीजनिंग वगैरह, ये आंसर राइट सीधे बता देते हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि पूरा सॉल्व करके जिन साथियों को अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डायरेक्शन सेंस से। श्याम 7 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। देखिए श्याम ये 7 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, थोड़ा और लंबा कर देते हैं इसको, श्याम 7 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। फिर उसके बाद वह दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर, ये इसका ऊपर को जाता है, इसका दाएं इधर को होगा, तो ये 3 किलोमीटर ये चले गया दाएं को चले गया। फिर उसके बाद वह पुनः अपने दाएं मुड़ता है। अब इसका दायां तो नीचे को होगा ना, इसका दायां, इसका मुंह यहाँ पर है, इसका दायां नीचे होगा, तो फिर पुनः 7 किलोमीटर नीचे आता है। ये 7 किलोमीटर नीचे को आ गया हो, फिर 7 किलोमीटर जाता। अब श्याम अपने प्रारंभ स्थान से कितना दूर है बोला। अब बोल रहा हो कि श्याम यहाँ से यहाँ पर से यहाँ पर कितना दूरी पर है बोल रहे हो। देखिए ये कितना था 7 किलोमीटर गया ऊपर को, फिर 3 किलोमीटर गया अपने दाएं, फिर उसके बाद वो 7 किलोमीटर आया था अपने दाएं को। देखिए ये 7 ये 7 ये 3, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा 3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या 3 किलोमीटर ऑप्शन सी। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, इसको मैथ्स का बोल लीजिए या फिर रीजनिंग बोल लीजिए, वैसे तो मैथ्स में ही आता है, एज रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात इसने रेशियो दिया है 7:1, और फिर बोल रहा है कि 4 साल बाद यह अनुपात 4:1 हो जाता है। तो वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, इनको कैसे करते हैं इसको मैं बताता हूँ आपको। इसमें जो दिया है ना, जैसे जैसे दिया है उसको करते जाते हैं। इसमें क्या है, पिता और पुत्र की आयु का रेशियो दिया है इसने 7:1, तो इसमें क्या करते हैं हम मान लेते हैं इसको, माना पिता की आयु है, आयु का रेशियो है, मतलब आयु मान लेते हैं उसकी आयु 7x है, और पुत्र की आयु 1x मान लेते हैं, 1x या x मान लीजिए। तो रेशियो है तो इसको अपॉन कर देते हैं, x 1x लिखें या x लिखें एक ही बात है। और उसके बाद क्या बोल रहे हो, 4 साल बाद दोनों का क्या हो जाता है रेशियो 4:1 हो जाता है, 4:1 हो जाता है दोनों की आय का अनुपात, है ना। 4:1 हो जाता है कितने साल बाद 4, तो दोनों में 4 ऐड कर देंगे, प्लस यहाँ भी 4 ऐड कर देंगे, है ना।
तो 4 साल बाद हो जाता है, तो वर्तमान आयु बोला। अब इसका कुछ नहीं, इसको सॉल्व करके इसका x की वैल्यू निकाल लेनी है। x की वैल्यू हमने मानी है पुत्र की, तो x की वैल्यू जितनी आएगी वो हो जाएगी पुत्र की, और जितनी x की वैल्यू आएगी उसको 7 इंटू एक्स, 7x है जो, तो उस उतनी पिता की आ जाएगी। इसको फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका क्रिस क्रॉस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 7x प्लस 4 इक्वल टू इस साइड क्या हो जाएगा 4x प्लस 4 4 जा 16, 4 चौको 16, ये हो जाएगा 7x। और इधर ये 4x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3x, और इस 16 में से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 12, तो 3 चौके 12, ये x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर कितना 4। तो देखिए 4, अब x हमने क्या माना है, ये पुत्र माना है इसको, तो ये सन हो जाएगा, सन क्या हो जाएगा पुत्र हो जाएगा 4, और पिता कितना हो जाएगा ये 7 चौको 28, तो ये हो गया पिता की आयु आ जाएगी यहाँ पर 28 और पुत्र की आएगी 4 साल। तो अब इसने पूछा क्या है, पिता तथा और पुत्र की आयु का योग पूछा है, तो पिता और पुत्र की आयु का योग क्या हो जाएगा, या तो आप ऐसे कर लीजिए 7x प्लस x 8x करके कर लीजिए, 8x इंटू 8 चौको 32 वैसे कर लीजिए, 8 इंटू 8x करके 8 इंटू x की वैल्यू 4, इसको या तो 8x ऐसे कर लीजिए आप, 8 इंटू एक्स 8 चौको 32, या फिर 28 प्लस 4 32 ऐसे कर लीजिए, जैसे आपको सुविधा हो, 8 4 बार 32 ऐसे भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 32 वर्ष, ऑप्शन ए। ये दिखा देता हूँ आपको मैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 32, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत रत्न पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है, तो भारत रत्न है तो भारत ही देगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक है, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ओपी, ये सॉफ्टवेयर है। भंडारण का उपकरण है, देखिए भंडारण का मतलब स्टोरेज, अब स्टोरेज कौन करता है, स्टोर कहाँ होता है, हम हार्ड डिस्क में होता है ना, इसको हार्ड ड्राइव भी कहते हैं, तो ये हार्ड डिस्क हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। अब तो ये फैक्ट टाइप के आ रहे हैं, जीएस टाइप, तो इनको फटाफट ही कर लेंगे हम, फटाफट, इनमें देर नहीं लगाएंगे, जहाँ पर समझा दूंगा मैं आराम से, बहुत प्यार से समझाऊंगा आराम से। सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक था। अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत की थी, ये की थी 82 मतलब 1582 में की थी, 1582 में। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो इसमें कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये विलियम वेडरबर्न नहीं था। ये विलियम वेडरबर्न कौन था ना, ये 1889 में जो मुंबई अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसका अध्यक्ष था ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, तो ये हमारा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो 1905 में बंगाल विभाजन के समय वाइसराय कौन सा, तो ये लॉर्ड कर्जन हो गया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसकी थी, ये रूसो की थी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। बेलार्डिना निम्नलिखित में से प्रसिद्ध है, ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ये उधर वाला छत्तीसगढ़ वाला है। यू आकार की घाटी का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति करती है, मतलब किसके द्वारा यू आकृति घाटी का निर्माण होता है, भू आकार है ना, कारक है, मतलब ये इसका राइट आंसर है हिमानी मतलब वही हेमनद बोल सकते हैं इनको। देखिए अगर यहाँ पे यू आकार की जगह वी आकार की आता तो फिर इसका राइट आंसर नदी हो जाता है। तो यू आकार की घाटियाँ बनाती हैं हिमानी, और वी आकार की घाटियों को बनाती हैं नदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा, ये गुजरात हो गया। गुरु शिखर है हमारी अरावली राजस्थान में। बेद्दा जनजाति थाईलैंड न्यूजीलैंड, ये श्रीलंका की है। निम्नलिखित फिर से आगे रीजनिंग के क्वेश्चन इनने एक जगह नहीं दिए हैं इस बार, ऐसे छुटमुट ऐसे ही दिए हैं आगे पीछे। निम्नलिखित में चित्र के अनुसार बताइए कि शिक्षित बेरोजगार कितने हैं। देखिए ये वो टाइप का दिया है ना, इन्हें डायग्राम टाइप का दिया है। इसमें देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब होते हैं ना, उनमें हम देखते हैं कितनी कैटेगरी के लोग हैं। तो इसमें देखिए एक कैटेगरी है शिक्षित युवा, एक कैटेगरी है रोजगार वाले युवा और पिछड़े वर्गों के युवा। तो अब इसने पूछा क्या है, शिक्षित युवा बेरोजगार। देखिए रोजगार वाले युवा ये हो गए, शिक्षित युवा ये हो गए, और पिछड़े वर्गों के युवा ये हो गए। इसने पूछा क्या है, शिक्षित युवा तो ये ट्रायंगल वाला हो गया। शिक्षित युवा बेरोजगार पूछा है इसने, शिक्षित युवा बेरोजगार। अब बेरोजगार का मतलब क्या होगा, जिनके पास रोजगार नहीं है। फिर अब जिनके पास रोजगार नहीं है, तो अब रोजगार वालों को तो हम साइड कर देंगे, फिर जो बड़ा वाला सर्कल है इसको तो सीधे हटा देंगे, तो इसका तो रोल खत्म। अब इसके बाद फिर पिछड़े वर्गों में भी देखिए शिक्षित युवा बेरोजगार का मतलब क्या होगा, जो शिक्षित युवा है
और बेरोजगार भी है, दोनों में कॉमन है, तो उसको लेंगे हम। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से 11 में जाऊंगा मैं। देखिए इसका अगर इन दोनों को अगर ये शिक्षित युवा और बेरोजगार बोलता तो 11 और 8 19 भी इसका आंसर हो सकता था। देखो अब आयोग क्या देता है, लेकिन मैं फिलहाल 11 के साथ जाऊंगा क्योंकि ये शिक्षित युवा बेरोजगार बोल रहे हैं ना, इसका मतलब ऐसा पूछना चाह रहा है कि वो कितने शिक्षित युवा ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, ऐसा पूछना चाह रहा है। इसका मतलब अगर वो दोनों को पूछ रहा होता, दोनों का ऐड करके पूछ रहा होता, तो वो शिक्षित युवा बेरोजगार कितने हैं बोलता, है ना, शिक्षित युवा और बेरोजगार कितने हैं ऐसा बोलता हो। तो इसका राइट आंसर 11 होना चाहिए मेरे ख्याल से, मैं 11 के साथ जाऊंगा। देखो अब आंसर की में क्या आता है, अगर दोनों को अलग अलग पूछता तो अलग अलग मतलब और करके पूछता तो 11 प्लस 8 हो जाता है, ये कितना 19। देखो अब आंसर की में क्या आता है। नेक्स्ट ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ए इंटू बी का अर्थ है बी ए की माता है, और ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का पति है, जब तब एम एन का बेटा है, तब एम एन का बेटा है के लिए। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, नीचे ऑप्शन दिए हैं, इनमें से मतलब कौन सा वाला अप्लाई होगा बोल रहा है इसके साथ। देखिए इसमें बी ए की माता है तो इसने जेंडर बी को माना है, हाँ ए को नहीं, तो इसका ए का जेंडर क्लियर नहीं है, यहाँ बी का जेंडर क्लियर, इसलिए इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा फोकस करना, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। देखो मैं ट्राई करता हूँ इस क्वेश्चन को करने की। देखिए इसमें पूछ क्या रहा है ना, ये पूछ रहा है कि एम जो है, एक बार मैं इसमें ट्राई कर लेता हूँ, एम एन का बेटा है, तो इससे एक चीज़ तो क्लियर होगी कि एम एन का बेटा है, तो एम क्या है, मेल है यहाँ पर, एन का हमें पता नहीं है उसका जेंडर क्या है। और इसमें एक चीज़ ये क्लियर है कि ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की माँ है, इसका मतलब इंटू का मतलब यहाँ मदर से है, इंटू का मतलब मदर है, और ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का पति है, और प्लस का मतलब यहाँ पर क्या है, हस्बैंड से मतलब है। अब इसके ऑप्शन को देखते हैं हम, इसका अब हमें एम और एन से मतलब है, तो इसमें डी ऑप्शन तो सीधे सीधे कट जाएगा, डी का कोई रोल रहा नहीं यहाँ पर। अब हम देख लेते हैं पहले वाले क्वेश्चन में। देखिए इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर इसने बी का जेंडर क्लियर किया है और ए का जेंडर क्लियर नहीं किया है, तो हम ऐसे करके चलेंगे, ऐसे करके चलेंगे, अगर ऐसे करके चलेंगे तो हमारा आंसर आएगा गलत, या फिर हमें उल्टा करके मानना पड़ेगा अगर हम ऐसे आएंगे तो। देखते हैं, हम चल के देखते हैं ऐसे ही। तो इसमें क्या हो जाएगा, P प्लस एन इंटू एम बोल रहा है वो, P प्लस एन इंटू एम, तो अगर हम यहाँ से चलेंगे तो P का हस्बैंड कौन हो जाएगा, N, P का हस्बैंड N, और फिर N जो है एन की मदर हो जाएगी एम, तो ये यहीं पर गलत हो गया। एम जो है एन की मदर है, लेकिन इसमें दिया क्या है, इसने एम एन का क्या है, बेटा है, इसका मतलब क्या है कि ये एम मेल है, तो यहाँ पर अगर इसकी मदर होगी तो ये फीमेल होगी, तो इसका मतलब ये यहीं पर गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन भी हट गया। फिर एन इंटू एम प्लस पी का मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो एन है, एम इसकी मदर है। देखिए मैं कैसे बोल रहा हूँ, इसकी मदर है, इनटू का मतलब मदर है, तो ये एम इसकी मदर है, तो यहाँ पर क्या दिया है, एम उसका बेटा है, मदर जो होगी फीमेल होगी और बेटा होगा मेल होगा, तो ये भी ऑप्शन यहीं पर कट गया सीधे। तो ऑप्शन बचा क्या, सी ऑप्शन ही बचा, डी वाला पहले काट दिया था। अब एक बार हम सी में भी चले जाते हैं, के प्लस एम इंटू एन है ना, के प्लस एम इंटू एन, तो हम यहाँ से जाएंगे तो के प्लस का मतलब हस्बैंड, के का हस्बैंड एम है, हस्बैंड मतलब कि वो मेल है, किसी का हस्बैंड मेल ही होगा। फिर इस एम की इंटू का मतलब क्या है, मदर, तो इस एम की मदर कौन है, एन है, तो हमें क्या पता था, एम जो है वो क्या है, एक मेल है, बेटा है वो किसी का, और अगर एम की एन माता है, एन एम की माता है, मदर है, तो इसका मतलब एम क्या है, एन का
बेटा है, सन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अकॉर्डिंग टू मी। अब देखो आंसर की में क्या देता है, सॉरी आंसर सी इसका, बी नहीं, हाँ मेरे अनुसार इसका आंसर सी होगा। आप लोग बताइए अगर आप लोगों का कुछ और आ रहा है तो। ये मेरी आंसर की है, फिर देखते हैं ज़्यादा आंसर की में क्या आता है। अब नेक्स्ट में चले जाते हैं, मत्स्य कटिंग किसने लिखी है, मत्स्य कटिकम ये है शूद्रक की। आगे बढ़ जाते हैं, अब आ गया हमारा पॉलिटी वाला सेगमेंट, अपना प्यारा सेगमेंट। संविधान के किस संविधान संशोधन में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल शक्ति की 15% से अधिक नहीं होगी? तो इसका राइट आंसर है 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 46 वाला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा संयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, यूएन ह्यूमन राइट कमीशन की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन का मुख्यालय कहाँ बोला, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका जिनेवा है, ऑप्शन सी। 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम जो सी आया था के अनुसार किस देश में अवैधानिक प्रवासी नागरिकता के लिए अर्हित नहीं है, मतलब अनर्ह है, मतलब तो ये हो जाएगा हमारा क्या, श्रीलंका। इन तीनों के लिए तो है ही। भारत द्वारा स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम कब किस वर्ष लाया गया? ये 2016 में था। भारत सरकार योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? देखिए फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है ना, अंतिम अध्यक्ष वाले में क्या हो जाएगा, ये पीएम नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। योजना आयोग के जैसे नीति आयोग है ना, अभी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं। पीएम भले ही मोदी जी हों या कोई बाद में और बन जाए, या इससे या जो भी उस टाइम में प्रधानमंत्री के पद पर होगा, पीएम होगा, तो वही बनता है। तो अब इससे पहले जो योजना आयोग था ना, प्लानिंग कमीशन था, उसके अध्यक्ष भी पीएम ही हुआ करते थे। अब जब ये योजना आयोग चल रहा था, 2015 में नीति आयोग बन गया वो चेंज होके, तो उस टाइम भी इसके पीएम ही थे। 2014 में मोदी जी आ गए थे तो उसके अध्यक्ष मोदी जी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी। देखिए इसमें कन्फ्यूजिंग एक ये भी है, सी वाला ऑप्शन, डॉक्टर मोंटेक सिंह अहलूवालिया, ये सरदार जी थे उस टाइम इसके उपाध्यक्ष, ये अध्यक्ष नहीं थे, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50वें क्वेश्चन में जाते हैं। किस वर्ष भारत में पेटेंट अधिनियम आया? 1970 में आया है पेटेंट अधिनियम। पेटेंट का मतलब वही आप लोग जानते होंगे कि पेटेंट का मतलब किसी चीज़ में, जैसे आपने कोई इन्वेशन किया तो उसमें आप पेटेंट करवा सकते हैं, तो उसका यूज़ करने के लिए फिर आपके रूल रेगुलेशन के हिसाब से अगला बंदा चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ की? 1951, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। भारत सरकार द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1975, 1975 हो गया, ऑप्शन सी। ईडन गार्डन मैदान कहाँ है? कोलकाता में है। मेलबर्न क्रिकेट क्लब मैदान किस देश में है? तो मेलबर्न नाम से ही पता चल जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया में है। मेलबर्न करके भी इसका दूसरा नाम है। पेले किस खेल से संबंधित थे? ये इनको ब्लैक डायमंड भी बोलते थे, ये फुटबॉल से संबंधित थे। कुछ साल पहले इनका निधन हुआ था, ब्लैक डायमंड भी बोलते थे इनको। स्प्रिंगफील्ड कॉलेज किस देश में है? ये नया क्वेश्चन आया हुआ है, यूएसए में है। स्कूल ऑफ लिप्जिंग ये जर्मनी में है। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से ये लिट्टन हो गया। उस वक्त गवर्नर जनरल एवं वाइसराय कौन था? तो ये लिट्टन था, इसने बहुत शक्ति लगा दी थी। राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्लाह खां को निम्नलिखित में से किस मामले में फांसी दी गई? तो ये काकोरी कांड हो गया, काकोरी कांड षड्यंत्र ये हो गया हमारा 1925 वाला, जिसमें एचएसआरए के क्रांतिकारियों ने उसमें सब 8 डाउन मालगाड़ी को लूटा था, ये वही वाला काकोरी कांड है। इसको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। निम्नलिखित में से कौन एक मराठी राष्ट्रकवि लेखक थे? विष्णु शास्त्री चपलुकर्ण, ये ऑप्शन बी है इसका। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए जीएस वाला पोर्शन भी खत्म हो गया। अब आ गया हमारा अपनी प्यारी प्यारी उत्तराखंड। अब देखते हैं उत्तराखंड में क्या क्या है। गोरखा शासन में ब्राह्मणों पर लगने वाला कर था कुशई। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र नहीं है? ये तानपुरा नहीं होगा। ढोल दमाऊ रणसिंगा हुड़का तो हुआ इधर का। कालसी शिलालेख पता नहीं 1000 बार आ गया ये क्वेश्चन, तो अशोक से संबंध हुआ। उत्तराखंड में चलने वाली 4 धाम यात्रा ऑल वेदर रोड टाइप की जो ये सड़क निर्माण हो गया।
उत्तराखंड सरकार की गोल्डन कार्ड योजना, ये निःशुल्क उपचार से, देखिए फ्रेंड्स अगर हॉस्पिटल वगैरह में जाएंगे तो ना यहाँ पर गोल्ड कार्ड एक्सेप्ट किए जाते हैं करके भी दिए रहते हैं। ECHS गोल्ड कार्ड, ESI वगैरह सब कार्ड लिए जाते हैं, लिखे रहते हैं। तो वो गोल्ड कार्ड निःशुल्क उपचार योजना, निःशुल्क स्वास्थ्य के लिए है, मतलब निःशुल्क उपचार के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर 70.82 हो गया। ऑप्शन सी। उत्तराखंड सरकार द्वारा 2013 में महिला सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना थी? तो निर्भया योजना थी। उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया गया? ये होप पोर्टल इसका राइट आंसर है। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव ये SS संधू साहब हैं, सुखबीर सिंह संधू जी। ये मुख्य सचिव मतलब चीफ सेक्रेटरी बोलते हैं जिसको, सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट होता है जो स्टेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संगीत के क्षेत्र में पहले उत्तराखंड गौरव सम्मान प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में किसका चयन किया गया? ये नेगीदा हो गया अपने नरेंद्र सिंह नेगी जी। गढ़वाल में गोरखा शासन किन वर्षों में रहा? ये 4 से 15, 1804 से 15। गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1905 में। निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन पर आधारित हरी भरी उम्मीद शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं? ये शेखर पाठक जी हो गए अपने। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं और क्या क्या है इन क्वेश्चनों में। और निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड की पश्चिम दिशा में प्राकृतिक सीमा बनाती है? ये हमारी टॉस होगी। निम्नलिखित में से कौन जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? थारू होगी अपनी, भोटिया भी होगी, राजी भी होगी, गद्दी नहीं है, ये हिमाचल की है। टिहरी बांध का निर्माण किन नदियों के संगम भागीरथी विलंगना होगी? ये भागीरथी विलंगना पर। मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर? ये है भागीरथी पर, उत्तरकाशी में। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की किस उप जनजाति का निवास स्थान उच्च पर्वतों में नहीं है? उत्तराखंड की किस उप जनजाति का निवास स्थान उच्च पर्वतों में नहीं है? तोलसा मारसा हुई, शौका भी हुई। तोलसा मारसा चमोली वाली होगी, शौका पिथौरागढ़ वाली होगी, खुनका नहीं होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, खुनका। गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में है? उत्तरकाशी हो गया। ये हाइस्ट वाला है, सबसे ऊंचाई में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? लिपुलेख दर्रों की बात हो रही है यहाँ पर, ये दर्रे दिए हुए हैं। लिपुलेख पिथौरागढ़ हो गया। तुंजन ये चमोली में सही है। बाड़ा होती उत्तरकाशी में, ये गलत है, ये भी चमोली में है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ट्रेल बागेश्वर में, ये भी सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है? तो ये MCT हो गया, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स इसमें मैं तेज इसलिए भाग रहा हूँ कि इनमें ज़्यादा कुछ है नहीं, फैक्चुअल टाइप के हैं, तो इसलिए जहाँ पर कुछ समझाने का आएगा मैं फिर रुक जाऊँगा, बहुत धीरे से पढ़ने लग जाऊँगा। निम्नलिखित जनपदों में से कोटादून किस में अवस्थित है? कोटादून अपना प्यारे नैनीताल में हुआ, ये कॉर्बेट नेशनल पार्क वाला। उत्तराखंड के कौन से जनपद क्षेत्र में मुख्यतः तराई क्षेत्र है? ये अपना उधम सिंह नगर हो गया। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में जनघनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। सितंबर 2023 में उत्तराखंड के बागेश्वर उपचुनाव में निम्नलिखित में से कौन सा उम्मीदवार विजयी हुआ? ये पार्वती दास थी, चंदन दास जी की वाइफ हैं, इनकी मृत्यु हो गई थी चंदन दास जी की, तो उनकी जगह पर पार्वती दास उम्मीदवार के रूप में खड़ी हुई और जीत भी गई। उत्तराखंड से लोकसभा में कितनी संख्या में सदस्य निर्वाचित होते हैं? 5 होते हैं। ये 3 गढ़वाल के हो गए, 2 इधर अपने कुमाऊं के हो गए। तो कुमाऊं से कौन सा? अल्मोड़ा और नैनीताल हो गया। इधर हो गया पौड़ी, टिहरी और हरिद्वार, गढ़वाल रीजन से। नेक्स्ट देखते हैं श्यामला ताल उत्तराखंड के जिले में, ये होगी चंपावत में, 1000 बार आ गया होगा कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समाप्ति की ओर है, अब सभा समाप्त होने वाली है हमारी बहुत जल्दी। औरंगजेब ने सुलेमान शिकोह को प्राप्त करने के लिए पृथ्वी शाह के दरबार में किसको भेजा था? राम सिंह को भेजा था। निम्नलिखित में से कौन गढ़वाल के व्यापक भूमि बंदोबस्त के लिए उत्तरदायी था? मतलब लैंड सेटलमेंट के लिए, जो मेन लैंड सेटलमेंट था, ये विकेट बंदोबस्त, इसको विकेट भी बोलते हैं, पैकेट भी बोल देते हैं, विकेट बंदोबस्त नवा वाला। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम बाड़ाहाट हो गया। निम्नलिखित में से किस स्थान को प्राचीन शास्त्रों में माया नगरी कहा गया? है हरिद्वार को कहा गया है। निम्नलिखित परमार शासकों में से किसके पास महान सेनानायक माधो सिंह भंडारी थे? ये महीपति शाह हो गए।
किस पंवार शासक की संरक्षिका के रूप में गढ़वाल की नक्खटी रानी शासन कर रही थी? तो ये पृथ्वीपति शाह होगी। पृथ्वीपति शाह की मम्मी थी, माता जी थी नक्खटी रानी, यानी कि कर्णावती की बात हो रही है, महिपति शाह की पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख गुरु रामराय को देहरादून में जमीन किसने दान दी थी? ये फतेहपति शाह ने दी थी। ये इनका गुरु गोविंद सिंह के साथ भंगाड़ी का युद्ध भी हुआ था। बाद में जमीन दान प्रतीप शाह ने भी दी थी, बट इसको फतेहपति शाह ही बोलेंगे क्योंकि स्टार्टिंग इनने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीनगर गढ़वाल में शरण लेने वाले मुगल शहजादे, ये सुलेमान शिको हो गया, दारा शिको का बेटा। मानवोदय काव्य की रचना किस पंवार शासनकाल में हुई थी? ये मानवोदय काव्य मानशाह के शासनकाल में भरत कवि ने की थी। श्रीनगर गढ़वाल का संस्थापक कौन है? तो इसको अजयपाल को मानेंगे। लाखामंडल उत्तराखंड के किस जिले में है? देहरादून में है, यमुना और रिखराड़ नदी के संगम पर। इसको मंदिरों का समूह भी, मंदिर का भंडार भी बोलते हैं लाखामंडल को। निम्न में से कौन सा जिला उत्तराखंड के सर्वाधिक जिलों की सीमा को साझा करता है, शेयर करता है? मतलब ये पौड़ी हो गया, 7 जिलों को शेयर करता है, ये साझा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राजधानी शासक दिया है श्रीनगर अजयपाल, ठीक हो गया। चांदपुरगढ़ी भानु प्रताप, ठीक हो गया। अल्मोड़ा कनकपाल, ये गलत है। टिहरी सुदर्शना, ये सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो अल्मोड़ा में कनकपाल नहीं होना चाहिए। अल्मोड़ा, देखिए अल्मोड़ा का हुआ क्या था ना, पहले चंपावत हुआ करती थी चंद्रवंश की राजधानी। तो ये अल्मोड़ा में क्या होता है, ये कनकपाल करके दिया है ना, जो ये पंवार वंशों का तो मतलब वैसे भी इधर मतलब नहीं हुआ अल्मोड़ा में। तो इधर तो चंदों का शासन चलता था, उनके कंटेम्प्रेरी चंद थे यहाँ पर जब पंवार थे। अगर हम चंदों की बात भी करें तो भीष्मचंद ने क्या किया था, घोषणा की थी कि मैं वहाँ पर मतलब अपनी राजधानी अल्मोड़ा को बनाऊंगा करके। भीष्मचंद की पहली मृत्यु हो जाती है, तो फिर बालो कल्याण चंद, उनका बेटा, फाइनली अल्मोड़ा में लाता है और अपनी राजधानी बनाता है, खगमरा का किला वगैरह ये सब बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, होगी हमारी कहानी पूरी, पेपर हो गया है पूरा सॉल्व। आप लोगों के कितने बन रहे हैं, पेपर कैसा लगा ज़रूर बताइए। और कोई चीज़ कहीं पर मेरे से मिस्टेक हो रही हो या कोई मेरा आंसर गलत हो, ये मेरी आंसर की है, ये मैंने अपने द्वारा जो जो मुझे लगा मैंने वो आंसर बताइए। आप लोग भी मुझे बताइए, आप लोगों के कोई डिफरेंट आंसर आ रहे हैं तो उस पर फिर देखेंगे, हो सकता है कोई कहीं पर कोई मिस्टेक हो रही हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। अब मैं बैक टू बैक सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ आप लोगों को, एक एक दो पेपर लाते रहूँगा आप लोगों के लिए डेली। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।